नेक्स्ट है इसमें शक्ति सिद्धांत की आलोचना। आलोचना में फर्स्ट पॉइंट है, राज्य केवल शक्ति द्वारा पैदा नहीं हुआ। शक्ति सिद्धांत के समर्थकों ने क्या माना कि जो राज्य है वो शारीरिक शक्ति के आधार पर अस्तित्व में आया है और शारीरिक शक्ति के आधार पर ही वो खुद को बनाए रखे हुए और खुद का विकास करता है। जबकि जो आलोचक है वो ये कहते हैं कि राज्य नंबर एक तो बनाया नहीं गया, किसी ने बनाया नहीं है, ये एक प्राकृतिक संस्था है, अपने आप अस्तित्व में आई और धीरे धीरे इसका विकास हुआ है। इसके अस्तित्व में आने में और इसके विकास में शक्ति ने अपनी भूमिका तो निभाई है, लेकिन केवल शक्ति के आधार पर राज्य अस्तित्व में नहीं आया। राज्य के अस्तित्व में आने के लिए अनेक जो तत्व थे वो सहायक थे, जैसे शक्ति है, धर्म है, आर्थिक कारण है, और ये इस तरह के जो तत्व हैं। और सबसे जो अहम तत्व था इसमें वो था राजनीतिक चेतना। रक्त संबंध भी इसका आधार रहे, शक्ति भी आधार रही, आर्थिक कारक भी आधार रहे, लेकिन राजनीतिक चेतना, धर्म, इन सब ने भी अपनी भूमिका निभाई। तो थोड़ा जो महत्व है, थोड़ी जो भूमिका इन सब की रही है। हम ये नहीं कह सकते कि केवल और केवल शक्ति के आधार पर राज्य नाम की संस्था अस्तित्व में आई। सेकंड है इसमें योग्यतम का ही जीवित रहना, ये इन्वर्टेड कोमा में आ जाएगा, सिंगल कोमा, अनुचित और अस्पष्ट सिद्धांत है। शक्ति सिद्धांत के समर्थकों ने क्या माना कि जब मानव जीवन की शुरुआत हुई तो सब लोग अकेले अकेले रहते थे। उसमें जो सबल व्यक्ति होते थे वो निर्बलों के हक को छीन लेते थे, उनको मार देते थे। फिर लोगों ने समूह बनाए, समूह में जो सबल समूह थे, जो शक्तिशाली समूह थे, उन्होंने निर्बल समूहों पर कब्जा कर लिया। फिर कबीले बने, तो कबीलों में भी जो शक्तिशाली कबीले थे उन्होंने जो निर्बल कबीले थे उन पर आक्रमण कर दिया और उनको अपने में मिला लिया, उनके अधिकार छीन लिए। तो ऐसे में अगर हम इस सिद्धांत को मानते हैं कि ये सारा उचित था, तो फिर तो वो जो डार्विन की एक थ्योरी है, योग्यतम को ही जीवित रहने का अधिकार। डार्विन एक विद्वान हुए हैं, एक वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने जीव जगत के लिए ये सिद्धांत दिया था और कीटों के लिए दिया था, इंसान के लिए नहीं दिया था, कि जो योग्य है वो जीवित रह जाएगा, सरवाइव कर जाएगा, और जो योग्य नहीं है वो मर जाएगा। माने किसी को किसी तरह का कोई सहारा देने की जरूरत नहीं है। जो संघर्ष करेगा जी लेगा, ठीक है, जो संघर्ष करेगा हार जाएगा, मर जाएगा, खत्म। तो ऐसे में जो शक्ति सिद्धांत के समर्थक हैं, जब वो ये कहते हैं कि जो सबल वर्ग है वो निर्बल वर्गों को समाप्त कर देते हैं, सबल लोग निर्बल लोगों को समाप्त कर देते हैं, माने जो योग्य नहीं थे वो मर गए और जो योग्य हैं वो जी रहे हैं। और यहाँ योग्यता का मापदंड क्या है? सिर्फ और सिर्फ शारीरिक शक्ति। नेक्स्ट है इसमें, यह सिद्धांत भयानक है। भयानक किस लिए है? इसमें केवल शारीरिक शक्ति की बात की गई है, बौद्धिक शक्ति की तो बात ही नहीं की गई। और इस शारीरिक शक्ति का भी हम देखते हैं तो फिर स्त्रियां और बच्चे ये तो फिर खत्म ही हो जाएंगे। और शक्तिशाली भी हम शक्ति का क्या क्राइटेरिया मानेंगे? ठीक है, कोई व्यक्ति शक्तिशाली है, लेकिन कहीं ना कहीं उससे शक्तिशाली और होगा, फिर तो सारे लड़ते रहे, खत्म होते रहे। तो ऐसे में ये जो सिद्धांत है, एक तो ये समाज की शांति के लिए खतरा है, समाज में जो कमज़ोर लोग हैं उनके अस्तित्व के लिए खतरा है, फिजिकली जो कमज़ोर है। और जबकि वर्तमान में जो शारीरिक शक्ति है उसका इतना महत्व नहीं है जितना बौद्धिक शक्ति का महत्व है। तो एक तो आंतरिक शांति के लिए, देश की जो आंतरिक शांति है, कानून व्यवस्था है, उसके लिए खतरा है। और दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये सिद्धांत अपने आप में भयानक है कि जो भी छोटे राष्ट्र हैं वो बड़े राष्ट्रों के आक्रमण का शिकार होंगे, समाप्त होते जाएंगे। और ये सिद्धांत इस सारे को उचित बताता है, जो कि अपने आप में गलत है। नेक्स्ट है, राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है।
अब इस सिद्धांत के समर्थक क्या कहते हैं? राज्य शक्ति के बल पर अस्तित्व में आया, शक्ति के कारण अस्तित्व में आया, शारीरिक शक्ति के कारण। इसकी उत्पत्ति शक्ति के आधार पर हुई, इसका विकास भी शक्ति के आधार पर हो रहा है, और ये खुद को स्थिर भी शक्ति के कारण ही बनाए रखे हुए हैं। मानव शक्ति का प्रयोग करके ही राज्य ने अपने जो लोग हैं उनको अपने अधीन कर रखा है। जबकि वास्तविक स्थिति क्या है कि जो लोग राज्य में रहते हैं वो राज्य की शक्ति के भय से नहीं रहते, बल्कि अपनी इच्छा से रहते हैं। क्यों? क्योंकि यह संस्था उन सबके लिए उपयोगी है, सबके सर्वांगीण विकास में सहायक है। राज्य से बाहर हमारे विकास के क्या अवसर है? कुछ भी नहीं है। तो लोग इस संस्था की उपयोगिता को समझते हैं, इसलिए इसमें रहते हैं, ना कि राज्य की शक्ति के डर से। अगर इसको मान लिया जाए कि राज्य की शक्ति के डर से लोग राज्य में रहते हैं, तो फिर इसका तो एक अर्थ ये भी निकलता है कि जैसे चोरी करना यदि अपराध ना होता तो हम सारे चोर बन जाते। चोरी करने में कोई सजा नहीं मिलती। मान लो ऐसा होता, हम सारे चोरी करना शुरू कर देते? नहीं ना, क्योंकि मनुष्य ऐसे नहीं है सारे। और इस संस्था में मनुष्य जो रहते हैं राज्य नाम की संस्था के अंतर्गत, वो इसको अपने लिए उपयोगी मानते हैं, अपने सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी मानते हैं कि वो किसी राज्य के सदस्य हों, इसलिए इसमें रहते हैं, ना कि राज्य की शक्ति के भय से राज्य में रहते हैं। नेक्स्ट है, राज्य के निर्माण और अस्तित्व के लिए नैतिक आधार आवश्यक है। किसी भी राज्य के निर्माण के लिए और उसकी स्थिरता के लिए शक्ति इतनी आवश्यक नहीं है जितना उसका नैतिक होना आवश्यक है, जितना उसका लोगों के लिए उपयोगी होना आवश्यक है। शक्ति प्रयोग तो भारत पर अंग्रेजों ने भी किया, लेकिन जाना पड़ा उनको। पाकिस्तान में कितनी बार सैन्य शासन आया, लेकिन समाप्ति हुआ। लोगों ने उसका विरोध किया। जो तानाशाह जितने भी होते हैं, कहीं भी होते हैं तानाशाह, वो बंदूक के बल पर शासन करते हैं, लेकिन जनता, जब तक जनता का दाव नहीं लगता वो शासित होती रहती है। और जिस दिन जनता का दाव लग जाता है, जनता उसको मार गिराती है। कोई ना कोई ऐसा षड्यंत्र रचा जाता है, या जो भी, चाहे क्रांति करनी पड़े, जनता ज़्यादा लंबे समय तक किसी तानाशाह को स्वीकार नहीं करती। और बंदूक के बल पर कभी भी शासन लंबे समय तक नहीं किया जा सकता। जितने भी सैन्य शासक हुए हैं उन सब का अंत बहुत बुरा हुआ है। हिटलर और मुसोलिनी, इनका अंत भी बहुत बुरा हुआ है। क्यों? क्योंकि नैतिकता के आधार पर ये गलत है। तो केवल और केवल शक्ति के प्रयोग से ना राज्य बनता है, ना ही बरकरार रहता है, और ना ही कोई शासक केवल शक्ति के आधार पर लोगों को लंबे समय तक अपने अधीन रख सकता है। कोई ना कोई नैतिक आधार, कोई ना कोई संस्था की उपयोगिता होनी अनिवार्य होती है। नेक्स्ट है, इसमें राज्य मानवीय चेतना का परिणाम है। कोई भी संस्था जब अस्तित्व में आती है तो उसके जो उद्देश्य हैं, उसके जो लाभ हैं, उसके प्रति मानवीय चेतना होनी चाहिए। और संस्था कोई भी अस्तित्व में आई वो बनेगी तभी, एक सही रूप में, सही आकार वो तभी लेगी और स्थिर भी तभी होगी जब मानवीय चेतना उसको स्वीकार करेगी। माने मनुष्य का मन मस्तिष्क जो है वो तर्क के आधार पर, नैतिकता के आधार पर उस संस्था के अस्तित्व को स्वीकार करेगा, तभी वो संस्था बनी रहेगी। नहीं, मनुष्यों ने बनाई है, मनुष्य ही खत्म कर देंगे। तो कोई भी संस्था जो अस्तित्व में आती है उसके लिए मनुष्य की चेतना जब तक गवाही नहीं देती, उसका जो मस्तिष्क है जब तक वो इस बात को नहीं स्वीकारता कि यह संस्था उपयोगी है, विकास में सहायक सिद्ध होगी, भविष्य निर्माण में सहायक सिद्ध होगी, तभी मनुष्य उसको स्वीकार करेगा। यदि उसकी चेतना इसकी गवाही नहीं देती तो मनुष्य उस संस्था को स्वीकार
नहीं करेगा, जो मनुष्य ही स्वीकार नहीं करेगा तो संस्था जो है वो कैसे बनेगी? संस्थाएं मनुष्यों से ही तो बनी है। जब सभी उसको स्वीकार नहीं करेंगे, थोड़े से मनुष्यों ने स्वीकार की, धीरे धीरे वो संस्था समाप्त हो जाएगी, लंबे समय तक वो नहीं रह सकती। उसके लाभ, उसके उद्देश्य लोगों को लगने चाहिए कि हाँ हमारे लिए अनिवार्य है, हमें इससे कुछ फ़ायदा होगा, हमारा जो जीवन है वो इससे और ज़्यादा समृद्ध होगा। नेक्स्ट है लोकतंत्र के विरुद्ध। लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं। कौन से? समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, भाईचारा और न्याय। और ये जो सिद्धांत है ये लोकतंत्र के विरुद्ध कैसे हैं? इसमें सबको समान तो माना ही नहीं गया, क्योंकि सिर्फ शारीरिक शक्ति की बात की गई है। तो शारीरिक शक्ति में जो ज़्यादा शक्तिशाली है वो निर्बल को समाप्त कर देगा, उसके अधिकार, उसकी संपत्ति को छीन लेगा। दूसरा, एक लोकतंत्र का सबसे बड़ा गुण है वाद विवाद हो स्वस्थ वातावरण में और सहनशीलता हो एक दूसरे के विचारों के प्रति। यह सहनशीलता ही लोकतंत्र को टिकाए हुए है। ठीक है कि लोकतंत्र में चुनाव होते हैं, भारत का ही देखते हो जैसे कि एक राजनीतिक दल सरकार बनाएगा, बाकी राजनीतिक दल विपक्ष में बैठेंगे। माने उनमें ये सहनशीलता होनी जरूरी है ना, कि तुम हार गए हो, तुम्हें इसको स्वीकार करना है। वो अपनी हार ही नहीं माने, राज्य को स्वीकार नहीं करें, बंदूक उठा के खड़े हो जाए, तो क्या वो लोकतंत्र सर्वाइव कर जाएगा? नहीं करेगा। और वर्तमान में लगभग सभी देशों में लोकतंत्रीय शासन प्रणाली है, अधिकतम देशों में। तो ऐसे में जो ये सिद्धांत है ये समानता के सिद्धांत के विरुद्ध भी है, लोकतंत्र के विरुद्ध भी है, और मनुष्य का एक जो गुण है सहनशीलता का उसके विरुद्ध भी है। लोकतंत्र सहनशीलता पर भी टिका हुआ है कि सहन करना, विपक्ष के तीरों को सहन करता है सत्तारूढ़ दल, समय आने पर अपने तरीके से जवाब देता है। जनता भी सत्तारूढ़ दल की नीतियों को, कानूनों को मानती है जो मानने योग्य होते हैं। नहीं ठीक लगता तो समय आने पर मतदान में अपना बदला पूरा कर लेती है, तख्ता पलटी कर लेती है और सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से होता है। लेकिन ये सिद्धांत क्या कहता है? जो कमज़ोर है उसको ख़त्म ही कर दो, उसको तो सहन ही नहीं करना, उसका अस्तित्व ही मिटा देना। तो ऐसे में ये जो सिद्धांत है शक्ति सिद्धांत, ये लोकतंत्र के भी विरुद्ध है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के विरुद्ध। इस सिद्धांत को यदि हम देखते हैं तो जो लोगों ने समूहों में रहना शुरू किया तो बड़े समूह, जो शक्तिशाली समूह थे, उन्होंने निर्बल समूहों को समाप्त कर दिया। फिर कबीले बने, जब समूहों का आकार बढ़ता गया वो बड़े बड़े कबीले अस्तित्व में आए। वहाँ भी यही स्थिति थी, जो कबीले थे, शक्तिशाली कबीले थे, उन्होंने शक्तिहीन या अपने से जो कमज़ोर कबीले थे उन पर कब्जा कर लिया, उनकी संपत्ति को अपने अधिकार में ले लिया, उनकी जो जनता थी उनको गुलाम बना लिया। अगर इसी सिद्धांत को हम सही माने तो विश्व में हर तरह के देश हैं, बड़े बड़े देश भी हैं, छोटे देश भी हैं, शक्तिशाली देश भी हैं और कमज़ोर देश भी हैं। फिर तो हर शक्तिशाली देश को क्या करना चाहिए? अपने से जो कम शक्तिशाली देश हैं उन पर आक्रमण करना चाहिए, अपनी सीमाओं का तो विस्तार करना चाहिए और उनकी संपत्ति छीनकर अपनी संपत्ति में शामिल करनी चाहिए। और जो देश वो जीतेंगे उस देश के जो नागरिक है, गुलाम देश जो हो गया, उसके नागरिकों को अपना गुलाम बना ले, दास बना ले। तो इस सिद्धांत को यदि मानते हैं तो फिर कोई भी देश अपने आप में सुरक्षित रह ही नहीं पाएगा, उसको और बाकी वो कार्य भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको अपना सारा धन अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए लगाना पड़ेगा। कोई भी देश ना तो विकास कर सकेगा और ना ही शांति के माहौल में रह सकेगा। तो ये जो सिद्धांत है ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए भी खतरा है। नेक्स्ट है इसमें वर्तमान सभ्य युग में यह सिद्धांत अनुपयुक्त है।
इस सिद्धांत में सिर्फ शारीरिक शक्ति की बात की गई है, और शारीरिक शक्ति माने पार्श्विक शक्ति। पशु सिर्फ शारीरिक शक्ति का प्रयोग करता है। आप खड़े और पीछे से सांड आ गया, आपको यूँ नहीं कहेगा प्लीज हट जाओ रास्ते से, सींग मारेगा, ठा के फेंकेगा। क्यों? उसको सिर्फ वही आता है। लेकिन आप खड़े हो, पीछे से कोई और व्यक्ति आ रहा है, उसको रास्ता चाहिए, क्या आपको उठा के फेंकेगा? नहीं, क्योंकि मनुष्य का ये स्वभाव नहीं है। और दूसरा, वर्तमान में शारीरिक शक्ति का इतना महत्व नहीं है जितना कि बौद्धिक शक्ति का है। अब जो युद्ध होते हैं वो शारीरिक शक्ति के बल पर नहीं होते। पहले होते थे कि वो मारकूट करके युद्ध किए जाते थे जब मानव जीवन की शुरुआत हुई थी। अब तो युद्धों में शारीरिक शक्ति की बजाय जानलेवा शस्त्र हैं, चाहे वो परमाणु शस्त्र हैं, चाहे और जितने भी मारक यंत्र हैं, उनको चलाने के लिए मनुष्य चाहिए। मनुष्य को खुद नहीं जाना वहाँ पीटने के लिए, किसी को गला दबाने के लिए नहीं जाना। बंदूक का इस्तेमाल होगा और ऐसे मिसाइल्स छोड़ी जाएंगी। शारीरिक शक्ति का स्थान तो युद्ध में शस्त्रों ने ले लिया है, मारक शस्त्रों ने। और वर्तमान में महत्व भी शारीरिक शक्ति की बजाय बौद्धिक शक्ति का है। फिजिकली चाहे कितना स्ट्रोंग हो, उसको समाज में वो सम्मान नहीं मिलेगा जितना कि बुद्धिमान व्यक्ति को मिलेगा। हाँ, जो फिजिकली स्ट्रोंग है वो स्पोर्ट्स में चला गया, वहाँ उसने कोई मेडल वेडल जीत लिया तो अलग बात है। अदरवाइज सिर्फ शारीरिक शक्ति की कोई कद्र समाज में नहीं है। नेक्स्ट है, इस सिद्धांत में मानवता के कोमल गुणों का कोई स्थान नहीं है। इस सिद्धांत में क्या माना गया कि जो शक्तिशाली थे वो कमजोर को नष्ट कर देते थे। माने मनुष्य को और कुछ आता ही नहीं था, सिर्फ यही देखता था सामने कोई कमजोर बैठा है, उसका गला दबा के उसको मारना और उसका सब कुछ छीनना है। जबकि मनुष्य का स्वभाव कभी भी ऐसा नहीं रहा। हर मनुष्य में दोनों तरह के गुण होते हैं, पार्श्विक और दैवीय। हर मनुष्य में प्रेम, करुणा, सहानुभूति, दया, सहयोग, ये सारी भावनाएं, ये सारे गुण भी होते हैं। कम ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन होते सब में हैं। कोई भी अच्छा व्यक्ति सबके लिए अच्छा नहीं होता और कोई भी बुरा व्यक्ति सबके लिए बुरा नहीं होता। कि हम ये सोचें कि सभी यही मरने मारने की बात करते हैं कि इसका गला दबा दें या उसका गला दबा दें, ऐसा नहीं है। व्यक्ति बहुत बार प्रेम के वशीभूत, सहानुभूति के वशीभूत, दया के वशीभूत, परोपकार की भावना के वशीभूत बहुत सारे समाज कल्याण के कार्य करता है। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनके जीवन का उद्देश्य ही यही है, गरीबों की मदद करना, असहायों की मदद करना। और इस सिद्धांत में तो इन सारी भावनाओं का कोई जिक्र ही नहीं है ना कहीं भी, कि व्यक्ति एक ही भाषा जानता है कि जो कमज़ोर है उसको ख़त्म करना है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और ये समाज में उचित भी माना जाता था। तो निष्कर्ष में आप क्या कहोगे कि ये सिद्धांत ठीक है? कि वर्तमान सभ्य युग में इस सिद्धांत का कोई महत्व नहीं है। ठीक है कि राज्य खुद को बनाए रखने के लिए, राज्य की उत्पत्ति में शक्ति का योगदान रहा है, लेकिन केवल और केवल शक्ति के आधार पर राज्य अस्तित्व में नहीं आया। राज्य खुद को बनाए रखने के लिए, कानून व्यवस्था की स्थापना के लिए और अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए शक्ति का प्रयोग करता है, लेकिन केवल और केवल शक्ति के बल पर राज्य कानून व्यवस्था भी स्थापित नहीं कर सकता, सीमाओं की रक्षा भी नहीं कर सकता। उसमें भी बौद्धिक क्षमता भी चाहिए, रणनीति चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय नियमों का भी उसको पालन करना है। ये जो सारी बातें हैं, इन सब के साथ वो शक्ति प्रयोग करता है। शक्ति का प्रयोग करता है वो, लेकिन इन सारी बातों को मद्देनजर रखकर कि राज्य के लिए शक्ति का महत्व तो है, लेकिन केवल और केवल शक्ति ही सब कुछ राज्य के लिए नहीं।